हाय, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। अभी तक हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन के 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके फटाफट मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। आपको वो क्वेश्चन वाली सीरीज मिल जाएगी और प्रीवियसली भी मैंने ओबी वगैरह के क्वेश्चन कराए हुए हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और मैंने अभी तक वीडियो क्यों नहीं बनाई और सारी बातें हम बाद में करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने। चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन करते हैं। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, व्हेन द मेंबर ऑफ द यूनियन कलेक्टिवली, हर लाइन पे ध्यान दीजिएगा और कीवर्ड को पकड़ने की कोशिश करिएगा ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। टॉक वर्क टू सपोर्ट और एक्सप्रेस देयर सिंपैथी विद द मेंबर ऑफ देयर यूनियन हु आर ऑन स्ट्राइक इन अदर अंडरटेकिंग। एक कीवर्ड मैं बता दे रही हूँ, सिंपैथी। अब वैसे आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप इसका आंसर दे सकते हैं और आई थिंक अभी तक आपने आंसर गेस भी कर लिया, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, डैश आर कंडक्टेड विद अ व्यू टू फोर्स एन एम्प्लॉय। किसको फोर्स कर रहे हैं हम? क्या हम किसी और को फोर्स कर रहे हैं? क्या हम एम्प्लॉय को फोर्स कर रहे हैं? क्या नहीं। क्या हम वर्कर को फोर्स कर रहे हैं? नहीं। हम किसको फोर्स कर रहे हैं? एम्प्लॉयर को, टू रिकॉग्नाइज एंड बार्गेन विद अ पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन इंस्टीड टू अनदर। तो क्या आंसर है इसका? मुझे लगता है मुझे ऑप्शन बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बिना ऑप्शन के भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो क्या आंसर है इसका? तो लेकिन फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। सिंपैथेटिक स्ट्राइक, ज्यूरिडिक्शनल स्ट्राइक, पॉलिटिकल स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक। क्या आंसर है इसका? आई थिंक अभी तक आपने गेस कर लिया होगा, तो इसका आंसर है बी, ज्यूरिडिक्शनल स्ट्राइक। और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें वो भी बताते चलूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ताकि आपके लिए इजी हो। ठीक है, तो ये सिंपैथी वाला स्ट्राइक और ज्यूरिडिक्शनल, ये दोनों बहुत पूछा जाता है। अभी जैसे स्टेटमेंट में है, इस तरीके से पूछा जाएगा। एंड साथ ही साथ आपको ऐसा नहीं है, मैच द कॉलम में भी पूछा जाता है। और अगर आपको है कि नहीं नहीं मैम तो झूठ कह रही होंगी, ऐसे ही बोल रही होंगी, आप जाइए और PYQ में देखिए, ठीक है, आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्ट्राइक ऑफ दिस शॉर्ट आर इंटेंडेड टू पुट प्रेशर। आप कीवर्ड देख लीजिएगा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ मैं बता दे रही हूँ। टू पुट प्रेशर इन द गवर्नमेंट, किसको कर रहा है? गवर्नमेंट को। उससे पहले किसको किया था? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का आंसर क्या था? ज्यूरिडिक्शनल। ज्यूरिडिक्शनल ही था ना, लेट मी चेक। ज्यूरिडिक्शनल ही इसका आंसर है, ठीक है। तो प्रेशर के यहाँ पे प्रेशर किसको करे? गवर्नमेंट। तो क्या इसका आंसर ज्यूरिडिक्शनल हो सकता है? क्या इसका आंसर सिंपैथेटिक स्ट्राइक हो सकता है? क्या इसका आंसर पॉलिटिकल हो सकता है या जनरल हो सकता है? क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर इन द गवर्नमेंट टू डू समथिंग डिस फॉर डूइंग समथिंग। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑब्वियसली आप इंटेलिजेंट हैं, अभी तक आपने पता भी कर लिया होगा, तो इसका आंसर पॉलिटिकल स्ट्राइक है, ठीक है। कुछ टिप्स और ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपको क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, भले ही आपको वो आता ना रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, लेकिन बिल्कुल जीरो भी नहीं होना चाहिए वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आई मीन क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट, सॉरी, involves the entire working class of a country can really be caused by industrial disputes। ठीक है, तो क्या इसका आंसर सिंपैथेटिक हो सकता है? ज्यूरिडिक्शन, पॉलिटिकल नहीं। ये तीनों तो हमने देखा ना कि उसकी जो डिफिनीशन थी वो कुछ और थी, ठीक है, वो कुछ और डिफाइन था, तो उसका आंसर वो था। लेकिन आई थिंक इसका आंसर ये नहीं है। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है डी। क्या है इसका आंसर? आंसर नंबर डी। नेक्स्ट, the member of the management are prohibited from leaving the business or residential premises by the workers who block their exit through the human barricades। so picketing, boycott, घेराव क्या होता है इसका आंसर? आई थिंक सभी जानते हैं कि पिकेटिंग तो इसका आंसर किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है, बाइकआउट भी नहीं हो सकता है। हम ऐसा तो नहीं करते ना कि ब्लॉक, ऐसा करते हैं क्या बाइकआउट में? नहीं। घेराव हो सकता है या ऑल ऑफ दिस हो सकता है, तो इसका आंसर है घेराव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मेंशन कर दे रही हूँ। आपका एग्ज़ाम 25 जून को है। जितने भी लेबर वेलफेयर के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम 25 जून को मॉर्निंग शिफ्ट में, अगर मैं सही हूँ तो मॉर्निंग शिफ्ट में है, ठीक है, यानी AM लिख देती हूँ मैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी ना किसी तरीके से जो टर्म्स है ना, पिकेटिंग, बाइकॉट, घेराव, या फिर ऊपर जो हमने पढ़े ज्यूरिडिक्शनल, सिंपैथेटिक स्ट्राइक क्या होता है, पॉलिटिकल स्ट्राइक क्या होता है, जनरल स्ट्राइक क्या होता है। और एक चीज़ बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है भले ही हम कम क्वेश्चन सॉल्व करें बट ना कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। तो जो जनरल स्ट्राइक है ना, इसमें तो ईजी लैंग्वेज है,
बहुत सिंपल से लिखा हुआ है। मैं बता रही हूँ आपको, जनरल स्ट्राइक और ज्यूरिडिक्शनल स्ट्राइक होता है। अगर आपको उसका ट्रिक पता है या आप बिल्कुल इन डेप्थ आपको इसकी नॉलेज है तो आप इसको सॉल्व आसानी से कर लेंगे। बट दिक्कत कहाँ आती है, जहाँ लैंग्वेज अपने यूजीसी नेट के, मैं पीएसयूज की बात नहीं करूँगी, बहुत इजी लैंग्वेज होती है पीएसयूज की, बट प्रॉब्लम आती है कि डायरेक्ट पूछ लेता है। तो आसान दिखता है ना, जैसे ये डायरेक्ट है ना, आपको ईजी लग रहा है, बट एक्चुअली में ईजी नहीं है। लेकिन नेट पे क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इलेबोरेट करके पूछा जाता है, तो दिमाग लगाने में थोड़ी आसानी होती है। तो ज्यूरिडिक्शनल जो होता है उसकी लैंग्वेज बहुत टफ लिखी रहती है, जनरल स्ट्राइक की भी, स्पेशली जनरल स्ट्राइक की। और कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे देखे हैं, इवन पीएसयूज में देखे हैं कि आपको जनरल स्ट्राइक अब ऐसा नहीं आता, अब आपको एक एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए, ठीक है। कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप ये चीज़ प्लीज़ ध्यान दीजिएगा ताकि आप सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि यूजीसी में या किसी भी एग्ज़ाम में यूजीसी में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, अगर मैं सही हूँ तो, और सही होंगी, मैंने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो बेटा एक-एक नंबर, एक-एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी एग्ज़ाम में भी, तो आप ऐसी कोई भी गलती मत करना। और ये टॉपिक तो बिल्कुल मेंशन कर दे रही हूँ मैं, स्ट्राइक को जो है बिल्कुल स्किप करके आप नहीं जाएंगे। जितने भी टाइप्स ऑफ स्ट्राइक हैं या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के जितने टाइप हैं वो सब आप कवर करके जाओ। स्ट्राइक के तो स्पेशली सेक्शंस तो आप देख लीजिए, आप पूछते रहते हैं ना किस चीज़ के हम सेक्शन मैम पढ़ सकते हैं, तो आप इंडस्ट्रियल स्ट्राइक के पढ़ सकते हैं। स्ट्राइक के सारे सेक्शन चैप्टर्स वगैरह आप जो है देख लीजिए, ठीक है, ठीक, आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, the employer closes the place of the work to put pressure on the workers to agree of his टर्म्स एंड कंडीशन। तो क्या ये पिकेटिंग है, लॉकआउट है, घेराव? इससे पहले आप कुछ भी मेंशन कर दें या आंसर मार्क कर दें, हम बहुत खुश होते हैं, अरे 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 अरे, ऐसी खुशी नहीं दिखानी है। आई एम सॉरी, आपको पहले देखना पड़ेगा कि ऊपर क्या लिखा हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो टर्म है ना वो ये है, एम्प्लॉयर। कौन क्लोज कर रहा है, ध्यान दीजिए, एम्प्लॉयर क्लोज कर रहा है। तो जैसे उनके वर्कर्स के पास और लोगों के पास, एम्प्लॉयज़ के पास राइट है कि भैया वो नहीं बात मानोगे तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, हम काम बंद कर देंगे, हम औरों को भी काम नहीं करने देंगे, हम खुद तो नहीं करें। ऐसा होता है ना, हम खुद भी नहीं काम करते, हम औरों को भी काम नहीं करने देते, है ना। कि अब वो डर से भी, यूनियन में क्या होता है, भाई मेरी इच्छा है लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यूनियन की बात माननी पड़ेगी, वरना वो मुझे मेरी बात नहीं मानेंगे या मुझे कभी कोई प्रॉब्लम आई, डर। तो एम्प्लॉयर क्लोज कर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या पकड़ लेना है। और मैंने डिफरेंस आई थिंक बताया है, नहीं बताया है, तो मैं ऐसी कुछ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, वैसे तो टाइम नहीं रहता लेकिन अगर थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो मैं ऐसे आपको इन्फोग्राफिक्स के थ्रू शॉर्ट पे ये वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, आप देखना। अगर नहीं करा तो मैं एक बार और ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई इन सब का डिफरेंस एक बार करा दूँगी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो इसका आंसर आई थिंक आपने अभी तक तो गेस कर लिया होगा। तो इसका आंसर है लॉक आउट। क्या आंसर है इसका? लॉकआउट है। आई एम सो सॉरी अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, बहुत जल्दी आगे बढ़ रही हूँ, तो उसका भी रीज़न है, मैं चाहती हूँ क्योंकि थोड़ी सी बात कर लेते हैं 1 मिनट की, क्योंकि बहुत टाइम से आई वॉज़ वेरी बिजी, आई एम सो सॉरी कि बहुत सारी चीज़ों में मैं इंडल्ज थी, तो टाइम नहीं मिल पाता था, इसलिए जो ये सीरीज़ शुरू की थी वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। तो मैं चाहती हूँ अब मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं जितना हो सके मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, मुझे खुशी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। डैश वर्कर आर डिसक्रेडिटेड फ्रॉम रिपोर्टिंग फॉर वर्क बाय सर्टन पर्सन, ठीक है, स्टेशन्ड एट द गेट ऑफ द फैक्ट्री। इट इज़ लीगल एज नो लॉन्ग वायलेंस इन्वॉल्व। मतलब लीगल है जब तक कि कोई वायलेंस इन्वॉल्व ना हो। आप ये लैंग्वेज देख पा रहे हैं, ये लैंग्वेज देखिए आप, इससे भी टफ लैंग्वेज आएगी, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ वेस्ट होता है टाइम, वो आप मत करिए। हम क्या करते हैं ना, हमें इंग्लिश में, अब ये मेरे लिए ये काम किया था, पता नहीं आपके लिए करेगा या नहीं। अगर आपको लगता है कोई टर्म आपको बहुत टफ लग रही है ना, तो आप उस इंग्लिश में पहले पढ़िए और फिर जो है
हिंदी का ट्रांसलेट कर लीजिए और एक स्लॉट में अगर आप रीड कर पाए तो ही करिए, वरना क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाइए, बहुत टाइम किल होता है। चलिए ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिकेटिंग, बॉयकॉट, घेराव, इसको देख लीजिएगा, कब घेराव बैन हुआ है इसको भी आपको चेक करना है। ठीक है, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ मैं नोट कर लेती हूँ ताकि मैं आपको ऐसा शॉर्ट वीडियो अगर मुझे मतलब मुझे क्या, मैं ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, चलिए मैंने पहले से ही मेंशन कर लिया था घेराव। नेक्स्ट, striking workers prevent others from entering through forcefully appeals and negative behavioral acts। इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भाई पिकेटिंग था, बाइकॉट भी था, सॉरी घेराव भी था, तो हमने एक का आंसर तो निकाला, तो आप एक तो एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्या कर सकते हैं आप, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, चलिए इसका आंसर आप अपने दिमाग से बताइए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। इसका आंसर होगा बी, आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी। चलिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज कंसर्न विथ इंटरेस्ट डिस्प्यूट एंड रिकॉग्निशन डिस्प्यूट एंड ग्रेवियंस एंड राइट डिस्प्यूट, डिस्प्यूट ओवर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, या ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर है, ये भी बहुत आसान है, आप इसका आंसर फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, और इसके सेक्शन आप और चैप्टर ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, इसका सेक्शन इम्पोर्टेंट होता है, ग्रेवियंस का भी सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको भी आप ज़रूर चेक करिए। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो क्या इकोनॉमिक कॉज है, मैनेजियल, पॉलिटिकल, ऑल ऑफ दिस। आई थिंक ये सबसे बेसिक है, और बेसिक में प्रॉब्लम क्या होती है मैं बता रही हूँ आपको। बेसिक में प्रॉब्लम होती है ना कि हम बेसिक को सोचते हैं अरे यार ये कौन पढ़ेगा, तो सबसे इजी है, और सबसे इजी ही हमें सबसे मुसीबत में डाल देता है कभी कभी। तो आप बताइए क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर है इसका, ऑल ऑफ दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इकोनॉमिक कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब ये गलती जो सबसे होती है, और मैं बार बार इसको डिफाइन करती रहती हूँ क्योंकि ये सबसे होती है। मैं जब पढ़ रही थी, मैं जब प्रिपेयर कर रही थी ना, तब भी मुझसे ये चीज़ हुई है, तो मैं इसीलिए नहीं चाहती हूँ आप ये गलती करें। तो नोट को ज़रूर चेक करिएगा, इस बार जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी आप चेक करिए। कोई भी एग्ज़ाम देते हैं प्लीज़ नोट वाले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, एक दो बार पढ़ लीजिए, बट ऐसे रैंडम मार्क खुशी के हमारे सिर्फ ऑप्शन देख के मत करिए। तो पूछ रहा है नॉट दैट, मतलब कौन सा इकोनॉमिक कॉज नहीं है। क्या वेजेस अलाउंस, तो क्या वो इकोनॉमिक से रिलेटेड नहीं है। बोनस क्या इकोनॉमिक से रिलेटेड नहीं है। वर्किंग कंडीशन और लेबर क्या इकोनॉमिक से कंडीशन, ये क्या इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं है क्या। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। क्या होगा इसका आंसर, डी। अब ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि मैम नन ऑफ दिस क्यों हो रहा है, क्यों नन ऑफ दीज आंसर है इसका। तो बेटा ये भी तो रिलेटेड है इकोनॉमिक से, ये भी रिलेटेड है और ये भी रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब सब रिलेटेड है, इसीलिए इसमें से इसका आंसर कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दैट द बिहेवियर, एक्शन एंड रोल of the individuals are primarily shaped by the cultures of the society is a basic assumption in the psychological approach, system approach, social action approach and all of these। क्या आंसर है इसका, मुझे बताइए, और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि साइकोलॉजिकल अप्रोच किसने दी है, सिस्टम अप्रोच किसने दिया है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है सिस्टम अप्रोच, ये किसने दिया है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा, मुझे फटाफट से आप आंसर बताइए। तो इसका आंसर है बी। क्या आंसर है बेटा इसका, बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट, द यूटिलिटी ऑफ नॉन वायलेंस। अब ये पढ़ते ही आप आंसर दे देंगे, ठीक है, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपने जैसे ही पढ़ा नॉन वायलेंस, आपको तुरंत मतलब 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा सोचने में। तभी मैं रीड कर देती हूँ। एज अ मीन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ द, तो किसका कोर प्रिंसिपल है, हम सब जानते हैं, गांधीयन अप्रोच। किसका कोर प्रिंसिपल है, गांधीयन अप्रोच का, सोशल अप्रोच का, बोथ एंड बी ऑल ऑफ दीज। क्या है इसका आंसर, चलिए एक बार 1 सेकेंड का टाइम देती हूँ आपको। आप इंटेलिजेंट हो, मुझे क्वेश्चन तो लेकिन फिर भी पड़ेगा। तो इसका आंसर है बेटा गांधीयन अप्रोच। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी? कौन सा इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी है? ये तो सिर्फ पूछ रहे हैं ना, पहले आंसर देते हैं तब बात करते हैं। ट्राइपर्टाइट बॉडी, बाइपर्टाइट बॉडी, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। क्या आंसर है इसका? पहले तो मुझे ये बताइए। ट्राइपर्टाइट बॉडी और बाइपर्टाइट बॉडी। अब देखिए, आपको ये जो है ना, दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आंसर पता है, वेरी गुड। कि भाई पहले तो ये बताना चाहिए कि सेटलमेंट मशीनरी क्या होती है। मैं नोट कर लेती हूँ ताकि आपके लिए मैं इसके लिए अलग से मैं बना सकूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। चलिए, पहले आपको पता होना चाहिए सेटलमेंट मशीनरी क्या होती है, देन ट्राइपर्टाइट बॉडीज क्या होती है, एंड बाइपर्टाइट बॉडीज क्या होती है। तो इसका आंसर क्या है? अभी इसका आंसर बताती हूँ, परेशान मत होइए। मैं इससे लेके अभी मेरे पास टाइम है तो मैं ज़रूर से ज़रूर ये तो स्पेशली आपके लिए वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगी, चाहे तो थोड़ा शॉर्ट में ही लेके आऊँ, बट मैं आपको हेल्प करूँगी। चलिए, ट्राइपर्टाइट बॉडी इसका आंसर है, बाइपर्टाइट है। क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। क्या आंसर है इसका? बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट, वेरियस डैश हैव बीन formed by the union government to provide a forum for discussion and consultation to various labor issues। ठीक है, ठीक है। तो कौन है? ट्राइपर्टाइट, बाइपर्टाइट, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। क्या आंसर है इसका बताइए? तो ट्राइपर्टाइट बॉडीज। क्या आंसर है इसका? ट्राइपर्टाइट बॉडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आई थिंक जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, आप वेट करिए। ये क्वेश्चंस वाला आप ऐसे देख लो, प्रैक्टिस कर लो। फिर मैं इस ट्राइपर्टाइट बाइपर्टाइट का पूरा एक वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, डिटेल में समझाऊंगी कि सेटलमेंट मशीनरीज क्या होती हैं, ट्राइपर्टाइट बॉडीज़ क्या होती हैं, बाइपर्टाइट बॉडीज़ क्या होती है, ताकि आपकी ये सर से ऊपर ना निकल जाए, ठीक है। चलिए, in dash the representative of labor employers and government must meet regularly to discuss and hold consultation on important matter relating to industrial relations। तो क्या वो ट्राइपर्टाइट बॉडी है? क्या वो बाइपर्टाइट बॉडी है? बोथ ए एंड बी है? क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है ए। आपको थोड़ा थोड़ा ना ऐसे पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, और बाकी डिटेल मैं बनाऊंगी ज़रूर, ठीक है, आपके लिए। चलिए नेक्स्ट, that the behavior, action and role of the individuals are primarily shaped by the cultures of the society is a basic assumption in। भाई कल्चर, अभी ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया, तो मैं पहले आपका आंसर जानना चाहूँगी। तो क्या है आंसर? वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज सिस्टम अप्रोच। यहाँ से ही आप गेस कर लो। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज not the type of tripartite body? National Renewal Fund, Central Implementation and Evaluation Machinery, Steering Committee on Wages, none of these। क्या आंसर? ये आंसर आई थिंक आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलिए अभी इसका सिर्फ आंसर जान लेते हैं, इसके बारे में भी हम जैसे हम ट्राइपर्टाइट बाइपर्टाइट बॉडीज के बारे में बात करेंगे आपको इसका पूरा आइडिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ILC कॉन्फ्रेंस हेल्ड। अब ये क्वेश्चन है ना, बहुत बार पूछा गया है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो लगना नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगना है, ठीक है। तो क्या है? फर्स्ट ILC कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रहा है? दिल्ली, बॉम्बे, बोथ एंड बी। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप ये ज़रूर जान जाएंगे कि दोनों जगह तो कॉन्फ्रेंस पहली ILC की हो नहीं सकती, किसी एक ही जगह हुई, या तो ये दिल्ली में हुई या तो ये बॉम्बे में हुई। तो कहाँ हुई है? इट वॉज हेल्ड इन दिल्ली, ठीक है। चलो नेक्स्ट, they are purely consultative and non-negotiable bodies which are set up exclusively to deal with the dispute affecting the plant and industry। तो ट्राइपर्टाइट है, बाइपर्टाइट है, बोथ ए एंड बी है। क्या आंसर है इसका? बताइए मुझे, क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर वुड बी बाइपर्टाइट बॉडीज। कितने देखा आपने, कितने ज़्यादा क्वेश्चन से आ चुके हैं, ठीक है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हम ट्राइपर्टाइट बाइपर्टाइट सेटलमेंट मशीनरी, सबसे पहले सेटलमेंट मशीनरी और उसके बाद ये सब पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन बॉडी द बाइपर्टाइट बॉडी आर वर्क कमिटी, JMC, बोथ एंड बी। आपको मुझे कमेंट करके बताना है JMC का फुल फॉर्म
क्या है और ये कब फॉर्म हुई थी, ठीक है, कब बनी थी, किस ईयर में बनी थी। चलिए, तो इसका आंसर क्या है मुझे फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, every industrial undertaking employ 100 or more worker is under an obligation to set up a consisting of representative of employer and employee। तो क्या ये वर्क कमिटी है JMC बोथ ए एंड बी, ये जो है ना इसके भी सेक्शन आप प्लीज़ देखिएगा वर्क कमेटी के, ठीक है। और लेट मी ड्रॉ ऑन दिस साइड JMC वर्क कमेटी, इन सब के सेक्शन आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। चलिए, इसका आंसर क्या है, आंसर भी जान लेते हैं ना। इसका आंसर क्या है मुझे फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर है वर्क कमेटी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ JMC वॉज गिवन इन, अब यहीं से आपको आंसर धीरे धीरे पता चलने लगेगा। तो द कंसेप्ट ऑफ JMC कब दिया गया था, JMC का कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1956 में, 67 में, दोनों ईयर में। अब जैसे मैंने पहले बताया कि भाई दोनों, जैसे कॉन्फ्रेंस एक कॉन्फ्रेंस दो जगह एक साथ तो नहीं हो सकती, वैसे ही एक ही चीज़ गिवन 2 ईयर में तो नहीं आ सकती, वो भी इतने लंबे गैप में। तो सी तो कहीं से भी नहीं है और डी भी कहीं से नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, आंसर would be this industrial resolution 1956। चलिए नेक्स्ट, more close participation and interaction between labor and management established in order to create a cooperative environment for negotiation and settlement, ठीक है, negotiation and settlement। वर्क कमेटी JMC बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, क्या आंसर है इसका मुझे फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर है बी, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, द JMC आर सेट अप इन, ओ ये तो मैंने ही बता दिया, चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपका काम आसान कर दिया। 1957, 1967 बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, क्या आंसर है इसका मुझे फटाफट से बताइए। तो 85 का आंसर क्या है, ए। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको किसी ना किसी तरीके से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी कंसर्न विथ कंसाइलेशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, किससे ये कंसर्न है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मशीनरी किससे कंसर्न है। तो इसका आंसर है आर्बिट्रेशन, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कंसाइलेशन क्या है, आर्बिट्रेशन क्या है, क्या एडजुडिकेशन क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, ये सब भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और कलेक्टिव बार्गेनिंग तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, दैश प्रोवाइड अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन बिटवीन बोथ द डिस्प्यूटिंग पार्टीज। It aimed to bring out the speedy settlement of dispute without resort to strike and lockout, conciliation, arbitration। ऑप्शन नंबर सी, डी, क्या है इसका आंसर मुझे फटाफट से बताइए। चलिए इसका आंसर है ए, conciliation। नेक्स्ट, which of the following are the methods of conciliation provided under ID Act 1947। क्या मेथड है कंसाइलेशन, कंसाइलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसाइलेशन, ऑल ऑफ द अबव, क्या आंसर है इसका। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसको हमें डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्क कमेटी इज ट्राइपार्टाइट बॉडी, बाइपार्टाइट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, क्या आंसर है इसका। तो बाइपार्टाइट बॉडी है। हाँ, ये बहुत पूछा है, तो जब हम कवर करेंगे ना तो हम ये ज़रूर कवर करेंगे कि कौन सी बॉडी ट्राइपार्टाइट है और कौन सी बॉडी बाइपार्टाइट बॉडी। तो ये बहुत पूछता है आपको, डिफरेंस बार बार पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, लेकिन हम कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कवर करने की, ठीक है। चलिए, द ड्यूटी ऑफ द डैश इज टू मीडिएट इन एंड promotes the settlement of industrial dispute. He is independent person who investigate the dispute and all matter affecting thereto, conciliation, conciliation officer, board of conciliation, all of the above। क्या आंसर हो सकता है इसका। इसका आंसर है
कंसाइलेशन ऑफिसर। और आज के लिए इतना ही। हमने 90 तक के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन और सॉल्व किए हैं। और मैं कोशिश करूँगी, आई एम सो सॉरी मुझे बार बार ये चीज़ें कहनी पड़ती हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी एंड रहती भी हूँ। आप सबको पता है कि मैं जो है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम भी कर रही हूँ, तो बहुत सारा काम होता है, टाइम नहीं मिल पाता है। बट हाँ, अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं कोशिश करूँगी कि जितना मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ सकती हूँ, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, वो मैं ज़रूर आपके लिए करूँ। एंड कुछ टिप्स और ट्रिक को फॉलो करिए। जितने भी अभी जिनका एग्ज़ाम दिसंबर में है, इस बार मैं सच में बार बार बोलती हूँ तो मुझे बुरा भी लगता है, बट मैं प्लानिंग कुछ कर रही हूँ, बस टाइम नहीं मिल पाता है। बट हाँ, जितने ही स्टूडेंट का एग्ज़ाम 25 को है ना, 25 को है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। जितने भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम 25 को है, 25 जून को, तो वो तो कुछ बता देते हो आपको, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देख लें, जितना हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अभी डिटेल में ना जाएं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस, MCQs, PYQs, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप उतने क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। हाँ, जिनका एग्ज़ाम दिसंबर में है और वो अभी से सीरियस है कि भाई मुझे पढ़ना है, या बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना कि जो समझ जाते हैं कि नहीं इस बार नहीं हो पाएगा, अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं और बाद में हम दिसंबर में अटेम्प्ट करेंगे, तो उनके लिए मैं कहूँगी डिटेल पढ़ाई करिए। बट हाँ, जितने भी स्टूडेंट 25 जून को पेपर देने वाले हैं, सारी आपका जो नोट्स है उनको रिवाइज करिए। जो क्वेश्चन जितना आप सॉल्व कर सकते हैं आप उतना क्वेश्चन सॉल्व करिए। साथ ही साथ आप पेपर 1 स्किप मत करिए। अगर आप पेपर 1 स्किप कर देते हैं तो आपका ना तो, हम सो सॉरी कहना पड़ेगा, ना तो PhD निकल पाएगा, ना तो नेट निकल पाएगा, और JRF तो आप भूल ही जाइए। तो पेपर 1 आपको स्ट्रॉन्ग करना है, साथ साथ आपको पेपर 2 पढ़ना है। इट्स बिट टफ, लेकिन अभी करना ही पड़ेगा, कोई और सोल्यूशन नहीं है। और मैं कोशिश करूँगी जितना हो सकता है मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ। अभी आज हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनसे बहुत सारी कंसेप्ट आएंगे, और कंसेप्ट आप समझ जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर लीजिए। जैसे कंसाइलेशन है, और जितने ये हमने स्ट्राइक के क्वेश्चन भी सॉल्व किए, बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और कहीं ना किसी तरीके से कभी उसका सेक्शन पूछ लेगा, लेकिन कभी आपको ये भी पूछा जा सकता है ना कि जैसे आपको पूछा गया कि घेराव क्या है, या आपको पूछा गया कि लाइक स्ट्राइक पूछा गया, तो आपको स्ट्राइक का चैप्टर भी तो पूछ सकते हैं किस चैप्टर में है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। आपको ये भी सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ये मत सोचिए। आपको ये भी पूछा गया ना कि इकोनॉमिक रीजन कौन सा है, और साथ में पूछा गया कौन सा नहीं है, या बाईपेप्टाइड बॉडी कौन सी है कौन सी नहीं। इजी लग रहा है ना अभी सुनने में, बट जब ये आ जाता है ना तो ये टफ बन जाता है। तो मैं चाहती हूँ, या आप मेरे चाहने से नहीं, आप मतलब खुद आप इतने समझदार हैं तो आप क्वेश्चन जितना भी हो सकता है कहीं से भी प्रैक्टिस करिए। कोई मैटर नहीं है कि आप यहाँ से करें या कहीं से भी करें, आप क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और जितने स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ, अगर आप सीरियस है तो आप आई थिंक आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आपकी हेल्प होगी। आप NTA के साइट पे जाइए और वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। या बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, मैं किसी भी चैनल को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ आपको PYQs फ्री में मिल जाएंगे। जैसे कि एक चैनल है ह्यूमन पैराडाइज करके, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और आपको आंसर कीज भी मिल जाएंगी, ठीक है। साथ ही आपको वीडियो सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो मैं कुछ प्रमोट नहीं करी, बट हाँ अब क्योंकि लास्ट टाइम है तो मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप उसको जो है, अगर आप नहीं ज़्यादा कुछ कर पा रहे हैं, आपके पास बुक भी नहीं है, मैं समझती हूँ बहुत लोगों के पास बुक भी रिसोर्स नहीं होता है, या फिर वो अफोर्ड नहीं कर पाते, जो भी रीज़न हो, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप NTA से डाउनलोड कर सकते हैं, तुगलक एकेडमी है एक, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड पेपर 1 के भी ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, आप इतने नॉलेजेबल तो हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपने बहुत सर्च किया होगा, ठीक है। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। मेन एंड क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम 25 को दे रहे हैं, 25 जून,
मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं। मैं जितना कोशिश करूँगी हेल्प करने के लिए हेल्प करूँगी। आई एम सो सॉरी, इतने दिन से मैंने पहले बताया आई वॉज वेरी बिजी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, बिल्कुल भी। लेकिन अभी मैं मैनेज कर सकती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी। और साथ ही साथ मैंने कई जो है यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, आप उसको देख सकते हैं। कुछ कुछ थोड़े से ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने अपडेट किए हैं, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। और आई थिंक जो मैंने आज समझाया है, बताया है, आपको समझ में आया होगा। आगे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं एक डिटेल वीडियोस की ज़रूर बनाऊंगी ताकि आपकी हेल्प हो सके। तब तक के लिए आराम से पढ़िए, कोई टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।